साल दर साल, हर साल ऑलमोस्ट हर बच्चा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कैट की तैयारी में फेस करता है वो यही है कि LRDI सेक्शन की तैयारी कैसे करें। मेरा नाम राज है, मैं आई क्वांटा को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं क्वांट और DILR पढ़ाता हूं। अभी इस सेशन में अगले 15-20 मिनट में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि LRDI की तैयारी के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, एग्ज़ाम कब होगा? अगले साल नवंबर में। तो एक साल ना, एक साल नहीं। देखो ध्यान से, हंसते हंसते 1 महीना कैट हुए निकल चुका है। इसका मतलब नाउ वी हैव ओनली 11 मंथ, सिर्फ 11 महीने हैं हमारे पास। अब रोड मैप वर्ड लिखा है। मैं पर्सनली प्लानिंग, रोड मैप या स्ट्रैटेजी इन शब्दों पे बिलीव नहीं करता। वजह है उसकी, बहुत क्लियर है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि जो सेक्शन इतना अनप्रेडिक्टेबल है उसके लिए तुम क्या ही प्लानिंग कर लोगे भाई, क्या ही प्लानिंग कर लोगे। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज एक्सपीरियंस डिफरेंट सेट्स, एक्सपीरियंस डिफरेंट क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, सो एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स, इसका सोल्यूशन ये है। मैं एक एक पॉइंट के बारे में, सबके बारे में बात करूंगा डिटेल में भी। ठीक है। दूसरा, राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। व्हाट इज द राइट टाइम? यस्टरडे, नाउ, टुडे, टुमारो, व्हाटएवर। चलो 1 जनवरी है कल, तो आप कल से शुरू कर लो, बट द पॉइंट इज नाउ, whenever you are watching this video, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी से स्टार्ट करें, काम कंप्लीट करें। हो सकता है सिलेबस ऑफ LRDI सेक्शन, अब कोई नोन सिलेबस तो है नहीं। ठीक है, देयर इज नो नोन सिलेबस। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं डिटेल में उस स्लाइड पे जब जाऊंगा तो उसके लिए बताऊंगा। ठीक है, टाइमलाइन टू प्रिपेयर। हाँ, ये एक चीज है जो मुझे, मेरे दिल के काफी करीब है कि आप ब्रेक कैसे करते हो। ठीक है, हाउ डू यू ब्रेक इन पार्ट्स एंड अकॉर्डिंगली यू प्रिपेयर। दिस इज द ओनली टास्क, ओनली वे टू डू एनीथिंग बिग। किसी भी बड़े काम को करने का एक ही तरीका होता है कि आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू कवर। अब ये टॉपिक की लिस्ट किसी ने बताई है क्या? कैट वालों ने दी है क्या? या कोई बता सकता है क्या? नहीं, कोई नहीं बता सकता। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट ईयर पेपर्स के हिसाब से कुछ लिस्टिंग कर रखी गई है। और पास्ट ईयर का हिसाब किताब जो है ऑलमोस्ट करीब 25-26 साल का है, 30 साल का है। ठीक है, कैट ऑलमोस्ट 30 इयर्स ओल्ड एग्जाम है। तो पास्ट ईयर के बेसिस पे टॉपिक की लिस्ट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो लास्ट स्लाइड में आएगा, हाउ मच शुड आई स्कोर टू गेट 99 परसेंटाइल। ठीक है, 99 परसेंटाइल का कंपैरिजन दिखाऊंगा कि पहले कितने स्कोर पे 99 परसेंटाइल आ सकता था। 99 परसेंटाइल की बात क्यों करेंगे? बिकॉज टॉप 1% जो लोग हैं जिनका 99 या उसके ऊपर परसेंटाइल आएगा, उन्हीं लोगों को चांसेस हैं कि IIM के कॉल्स आए। हमारा टारगेट हमेशा अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं? अगर कैट के अंदर हम एग्जाम दे रहे हैं MBA करने के लिए, MBA करने के लिए जो बेस्ट कॉलेजेस हैं हमारे कंट्रीज में, वो कौन से हैं? IIMs हैं। इवन IITs या FMS या IFT, ये सब भी तो कैट का ही स्कोर लेंगे। ठीक है, नहीं IFT का पेपर अलग होता है, बट FMS और जो जितने IITs हैं उन सब का जो रिक्वायरमेंट है वो कैट का ही स्कोर है। ठीक है, और कैट में जो 3 सेक्शन है, QA एक डिफाइंड सिलेबस है, VARC आपके खुद के इनहेरेंट प्रैक्टिस में डिपेंड करता है, LRDI जो है यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अरे तो जब पता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो काम करो ना यार, वर्क ऑन इट, एज सिंपल एज दैट। काम कैसे करना है या हम आई क्वांटा में अपने बच्चों को कैसे तैयार करवाते हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे सकता हूं। आपके सामने मैं ट्रुथ रख सकता हूं, सच रख सकता हूं। बाकी कहानियां सुनने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, कहीं पे जाके देख लो, बहुत सारा स्ट्रैटेजी ज्ञान देंगे। काम क्या करना है वहां पे काफी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज काम आप अपने एबिलिटी के हिसाब से करते हो और प्रैक्टिकली करते हो। ठीक, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपको ना अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करना है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर इन्फ्लुएंसर, हर टॉक देने वाला, ज्ञान देने वाला इंसान मिस कर देता है। वो अपने हिसाब से कुछ कुछ चीजें बोल देता है और आप उसमें घूमते रह जाते हो और काफी टाइम वेस्ट भी करते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर एबिलिटी, योर ओन एबिलिटी। कोई स्ट्रैटेजी कितनी भी बता दे, आप जो काम जितने टाइम में कर सकते हो ऑलमोस्ट उतने ही टाइम में करोगे। आप उसको क्या कर सकते हो? टाइम टेकन रिड्यूस कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप रिड्यूस कर सकते हो टाइम टेकन। ठीक है, इस बात को आप जितना जल्दी समझ जाएंगे, यही सच है, यही ट्रुथ है। ठीक है, उसको जितना आप कम कर पाएंगे उससे आपका परसेंटेज या स्कोर आने के चांसेस ज्यादा अच्छे बढ़ जाएंगे। ये कैसे करोगे? एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। देयर इज नो अदर वे टू डू इट। ठीक है, अब जरा इसकी बात करें, जरा हम ये देखें। पहला जो स्लाइड है हमारा, इसमें ये बोल रहा है कि व्हाई दिस सेक्शन सो अनप्रेडिक्टेबल, देयर इज नो ऑफिशियल गाइड अबाउट इट। है ना, मैथ्स में तो गाइड है ना भाई, कि भाई 9th-10th के मैथ्स के ऊपर या 11th-12th का जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उसके ऊपर आता है। यहां पे देयर इज नो ऑफिशियल गाइडलाइन, देयर इज नो ऑफिशियल गाइडलाइन कि ये टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। अरे टॉपिक है ही नहीं। देयर इज नो टॉपिक लिस्ट,
there is no topic list, right? There are only sample questions. वो सैंपल क्वेश्चंस भी हर साल बदलते रहते हैं. सैंपल क्वेश्चंस वो देते हैं, और सैंपल क्वेश्चन कब आता है? कैट के पेपर से कुछ 15, 20, 25 दिन पहले सैंपल क्वेश्चन जो होता है, एक सैंपल में एक मॉक पेपर वो लोग रिलीज करते हैं कैट वाले लोग, ठीक है. लेकिन वो 20 डेज 30 डेज बिफोर कैट आता है. तब तक इंतजार करोगे क्या? 20 डेज बिफोर कैट आता है तो आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, है ना. यानी आपको अपने आप ही बहुत सारी चीजें तैयारी करनी पड़ेंगी. तो ये तो हो गया, नो ऑफिशियल लिस्ट, नो टॉपिक लिस्ट, और सैंपल क्वेश्चन आता है 20 दिन कैट से पहले. और एक चीज देखो, डिफिकल्टी लेवल का कोई भरोसा नहीं है. 2023 में डिफिकल्ट पेपर आया, 2024 में इजी पेपर आया. मैं आपको स्कोर दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि इजी डिफिकल्ट कैसे हमने डिसाइड किया. ठीक, देयर इज नो डिफाइंड डिफिकल्टी लेवल. There is no defined difficulty level. ठीक, there is no defined pattern. There is no defined pattern. ठीक, there is no defined pattern. और नंबर ऑफ क्वेश्चन का भी भरोसा नहीं है यार. नंबर ऑफ क्वेश्चंस का भी भरोसा नहीं है. नंबर ऑफ सेट्स का भरोसा नहीं है. 2023 में 4 सेट्स आए थे, इस बार 5 सेट्स आए थे. 2023 में जो सेट्स आए थे 5, उनमें सभी में, चारों सेट्स में 5-5 क्वेश्चन थे. इस बार 2024 में 4-4-4 और 5-5, इस तरह से 12 और 10 22 क्वेश्चन थे. पिछले साल 20, इस बार 22 क्वेश्चन थे. सो कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है. डरना है क्या इससे? डर गए तो फिर बात ही क्या. डर गए तो वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते. डराना तो वो चाहते ही है, बट डर है प्राइमरीली साइकोलॉजिकल लेवल पे है बॉस. साइकोलॉजिकल लेवल पे है. उसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो. डरो मत, पहले डरना बंद करो. वो तोड़ोगे कैसे? सिस्टमैटिक काम करके, सिस्टमैटिक काम करके, सिस्टमैटिक काम करके आप उसको तोड़ सकते हो. कैसे तोड़ोगे मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा प्रैक्टिकली. ठीक है, ऑलराइट. राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन. देखो, राइट टाइम का तो कुछ है नहीं. आप 3 महीने में भी कर सकते हो, 6 महीने में भी कर सकते हो, और 1 साल भी आपके लिए कम पड़ सकता है. सो देयर इज नो डेफिनेट राइट टाइम. One thing that I can say that because it has such a vast usage of topics, इतना vast usage है ना, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं. तो हम उसके लिए क्या करें? ज्यादा से ज्यादा more and more प्रैक्टिस करें, more and more चीजों से अपने आप को अवेयर करें. Make yourself aware, make aware, अपने आप को चीजों से अवेयर करो. समझ रहे हो इस बात को? This is very very इंपॉर्टेंट. जितना ज्यादा से ज्यादा सेट्स आप देखोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा उनका अनुभव करोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा अनुभव करोगे, उतना फायदेमंद होगा. ठीक है ना. जैसे वर्कआउट करते हैं, मैं भी करता हूं, कभी कभी हफ्ते में 2 या 3 दिन करता हूं. जैसे मसल मेमोरी की बात करता है ना, दिस आई कीप सेइंग एवरी टाइम. LRDI में भी मसल मेमोरी काम करता है. ठीक, आप सेट पढ़ोगे, नया सेट आया एग्जाम में, आप सेट पढ़ोगे, उसमें वो सेट नया होगा. एवरी ईयर देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू सेट. हर साल नया सेट बनेगा, नया क्वेश्चंस होंगे. लेकिन जब आप उस सेट को रीड करते हो, जब आप रीड करते हो तो आपको कुछ आइडिया लगता है, अंदाजा लगता है कि मैं इस तरह का कुछ ना कुछ पहले रेजोल्यूशन कर चुका हूं. ठीक है ना. या उसमें जो थिंकिंग किस प्रकार की है, वो थिंकिंग के बेस के ऊपर मैंने पहले कुछ सेट्स किए हुए हैं. लेकिन वो तब पता चलेगा जब आपने एक साइजेबल नंबर ऑफ सेट सॉल्व किया होगा. तो वो साइजेबल नंबर क्या होता है? 400+ सेट्स, 400+ DILR सेट्स ये किए हुए होने चाहिए. ठीक है. अगर आपने किया है तो आपकी थिंकिंग और उसका आइडिया, उसका हेल्प और उसका जो भी मसल मेमोरी है वो एक्टिव होगा और उससे आपको हेल्प होगा. सो व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट? वेरी सिंपल आंसर, नाउ. व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो, इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड येट. इफ यू हैव स्टार्टेड, ग्रेट. फोकस ऑन दिस नंबर, ट्राई एंड इंक्रीज. अगर 500 तक पहुंचता है तो बहुत ही बढ़िया. अगर 500+ सेट्स करने हैं, और अभी से लेके अगर 10 महीने मान ले, 11 महीने मान ले, तो 50 सेट एवरी मंथ, यानी 2 सेट एवरी डे. सो उसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, 2 सेट्स एवरी डे. तुमको कैट का सेट्स नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, बैंकिंग का उठा लो. नहीं समझ में आता, और पीछे एग्जाम, नवोदय का एग्जाम होता है 6th स्टैंडर्ड में के बच्चों के लिए, सैनिक स्कूल में, उसमें भी रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं. ठीक, वहां से शुरू कर लो. सो स्टार्ट तो करो, स्टार्ट तो करो. ठीक है ना. पीपल कीप सेइंग कि मेरा LRDI अच्छा नहीं है. नहीं होगा अच्छा. कैसे होगा अच्छा? क्या 2 का टेबल आता है? डू यू नो द टेबल ऑफ 2? क्यों आता है वो? क्योंकि बचपन में जब टेबल का पढ़ाई हुआ था पहली बार, तो तुमने उसको 100 बारी किया था, इसलिए शायद 2 का टेबल याद होगा. दिस इज द ओनली रीजन दैट यू रिमेंबर द टेबल ऑफ 2. ठीक है. तुमने LRDI के कितने सेट सॉल्व किए हैं? तुम्हारा हक नहीं बनता, you don't have any right to say that you are not good in LRDI till the time you have done minimum 200 sets.
कम से कम 200 सेट्स करने के बाद तो तुम ये सोचना शुरू करोगे कि अच्छा अब मुझे कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। बात को समझो, जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा रहेगा। स्टॉप लुकिंग फॉर एनी स्ट्रैटेजी नॉट डोंट वर्क। सिर्फ और सिर्फ सॉल्व, वॉच, सी, रिटेन एंड रीयूज। ठीक है, रिटेन, रिकॉल, सिर्फ ये फंडा है, राइट? दूसरा कोई और तरीका नहीं है। सेट्स पे सेट सॉल्व करते जाओ, ठीक है, राइट? सो व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट? मे बी येस्टरडे और मे बी नाउ। ठीक, चलिए, बड़ी अच्छी बात है। सिलेबस, इज इट द डिफाइंड सिलेबस? नो। ये क्या है? दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ द लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ कैट। कि जैसे लॉजिकल रीजनिंग है तो क्यूब्स के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम कट करते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स बनाते हैं, उसमें कलर करते हैं, ठीक है, और उसको फिर काउंटिंग करते हैं। सो काउंटिंग के बेस के ऊपर क्वेश्चन हो गया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाशियल रीजनिंग, स्पेस बेस्ड रीजनिंग। लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, ये बहुत फेवरेट एरिया है। ये हर लेवल पे, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के हायर लेवल तक इसमें अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आप चेक कर सकते हो। वेन डायग्राम है तो ये मैथ्स का टॉपिक, लेकिन क्योंकि इसके अंदर वो थोड़ा ऐसा डायग्राम बनता है, यू नो, 4 सेट का ऐसा इस तरह का कुछ डायग्राम बनता है, और उसमें हम ऐसा उसको अलग अलग टाइप से ब्रेक करते हैं। दिस इज 4 सेट्स डायग्राम, राइट? तो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, लंबे क्वेश्चंस होते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं थोड़े बहुत अगर हमने ठीक से प्रैक्टिस ना की हो तो, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्शन, ये वाला जो है, दिस इज वन, यू नो, जनरल एरिया। जैसे अरेंजमेंट है तो ये एक जनरल पोर्शन हो गया। कोई भी इंसान इसमें तो खराब हो ही नहीं सकता अगर आपका लैंग्वेज ठीक है, अगर आप पढ़ पाते हो, अगर आप रीड कर पाते हो, तो ये दोनों सेक्शन में जो क्वेश्चंस होंगे, ये दोनों टॉपिक्स के जो क्वेश्चन होंगे, तो आप कर ही लोगे। रीड तो करो, ठीक है, रीड करना शुरू तो करो, ठीक है। बाइनरी लॉजिक एक स्पेसिफिक एरिया है, थोड़ा सा नया हो सकता है कुछ लोगों के लिए, डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है इनिशियली, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, a lot of cases वो बनाने होते हैं और समझना पड़ता है, ठीक। गेम्स एंड टूर्नामेंट एक डिफिकल्ट एरिया है। नेटवर्क फ्लो डायग्राम्स, हालांकि कभी इजी कभी डिफिकल्ट, कभी इजी कभी डिफिकल्ट, ऐसा होता है, बट पॉइंट ये है ना कि आपने अगर उसके सेट्स सॉल्व किए हैं तो chances of being able to do it in the exam will keep increasing। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। DI बेस्ड जो कोर DI के टॉपिक्स होते हैं जिसमें टेबल्स होता है, ठीक है, लाइन एंड बार ग्राफ, जैसे एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, ऐसे 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 लाइन दिया हुआ है या अलग अलग बार्स बने हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पाई चार्ट, ये सबसे क्यूट, सबसे सुंदर होता है, समझना सबसे आसान होता है, हालांकि कई बार क्वेश्चन तो डिफिकल्ट बनाए जा सकते हैं। क्वांट बेस्ड DI, कई बार जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस एक लंबा सा टॉपिक है, एलिगेशन मिक्सचर एक लंबा सा टॉपिक है, ठीक है, उस तरह के जो टाइम एंड वर्क, इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं, या प्रॉफिट लॉस, बिजनेस, कॉमर्स, उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डेटा दिया होता है कि भाई कि कंपनी का रेवेन्यू, सेल्स, कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इस तरह की चीजें दी हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो ये एक कोर DI का टॉपिक्स हो गया, ये एक LR बेस्ड टॉपिक्स हो गया। बट इज इट लिमिटेड टू दिस? नो, इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस। इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है, एंड एनीथिंग। मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि देयर इज नो फिक्स सिलेबस। बी रेडी, आप अपने माइंड को खोलो ना। आपकी प्रैक्टिस का पर्पस क्या होना चाहिए? ओपन योर माइंड, ओपन योर माइंड। इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी बार पढ़ो, इतनी बार रीड। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको जो है ना, इसके अंदर रीड करना पड़ेगा। चलो मैं अगली स्लाइड पे लिखता हूं, रीड एक्सटेंसिवली। यू नो, जैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, RC की तैयारी के लिए करते हो, जितना रीड करोगे उतनी आपकी कॉम्प्रिहेंशन बढ़ती जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिवली, राइट। जो सेट आपसे सॉल्व हो जाते हैं उनको दोबारा करो ताकि उसका रिटेंशन बढ़ता रहे। रिपीट करते रहो, ठीक, ताकि उससे आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ जाए, आप आसानी से याद कर पाओ कि मैंने उस तरह के सेट पे क्या किया था, कैसे किया था, ठीक। ये एक छोटा सा मैंने यहां पे ब्रेक जो हम अपने बच्चों को सजेस्ट भी करते हैं कि इनिशियली Jan-Feb में ये दिस इज लाइक कि अगर बिल्कुल किसी को बहुत कम आता है या बिल्कुल ही डब्बा गोल है तो कैसे करें। Jan-Feb में बेसिक पजल सॉल्व करिए। वही जो मैं नहीं बोल रहा था कि नवोदय वाला एग्जाम का जो जैसे पजल्स होते हैं उनको उठा लो, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, उनको उठा लो और देन सॉल्व करने के बाद ये दिमाग में लाओ या बोलो कि अच्छा नाउ आई एम केपेबल ऑफ दिस, सो नाउ आई विल इंक्रीज माय लेवल। 9th-10th के लेवल का या यू नो ग्रेजुएशन के लेवल का, जिसको हम बैंकिंग एग्जाम से रिलेट कर सकते हैं, कैट का एग्जाम से रिलेट कर सकते हैं, स्नैप, एनमैट, जैट, हर एक का पास्ट ईयर के पेपर्स में से जो सेट आपको मिल सके, जितने भी आप हाथ डाल सको करने की कोशिश करो। बट वो इनिशियली क्या ध्यान रखना है, Jan-Feb में बेसिक पजल सॉल्व करें, ठीक।
कॉन्सेप्ट इंप्रूव करें, और जहां जहां मतलब तकलीफ होती है, अगेन वही कॉन्सेप्ट यहां पे कैसे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट डिफाइन तो होता नहीं है ना, जैसे हमको पता है कि नंबर सिस्टम में 5 या 6 प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें नहीं होता, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, टाइप्स का आइडेंटिफिकेशन, कि भाई इस तरह का चीजें होती हैं, ठीक। और उसमें जो आइडिया ऑफ सॉल्विंग है वो क्रिएट करते जाओ, आइडिया ऑफ सॉल्विंग क्रिएट करते जाओ, ठीक है। हो सकता है वो आइडिया भी, मैं फिर से बता दूं, 5 सेट किया, 5 सेट तक लगा, छठे में होने लगा, कुछ और एक्स्ट्रा लॉजिक आ गया, तो वो तो पहले 500 करो। फिर आता है जो क्लासेस होते हैं, जो रेगुलर क्लासेस के अंदर हम बहुत सारे सेट्स करवाते हैं, और जिसमें बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है, हर पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पे एक चीज आएगी जो मैं बोलूंगा, हर सेट में, किसी भी सेट में, इजी हो या डिफिकल्ट हो, LRDI के सेट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन काम करती है, चेक ऑल पॉसिबिलिटीज, कितना भी टाइम लगे। एक और बात, प्रिपरेशन के टाइम पे एक सेट सॉल्व करने में 10 मिनट लग रहा है या 1 घंटा लग रहा है, डज नॉट मैटर, आप उसको मेक श्योर करो, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम में वो चीज कर सकते हो ना, एग्जाम में नहीं करोगे, उस बेसिस पे आप एग्जाम में डिसाइड करोगे कि मुझे ये सेट करना है कि नहीं। सो प्रिपरेशन के टाइम पे किस सेट में कितना टाइम लगता है, आपके पास कोई अधिकार नहीं है ये सोचने का कि अच्छा ये इसमें तो 1 घंटा लग रहा है तो मैं इसको छोड़ देता हूं, नहीं, क्योंकि उस एक कंडीशन या एक क्वेश्चन चेंज कर देने से वो आसान भी बन जाएगा। एग्जाम में नहीं पता ना कि उस टॉपिक का, उस सिचुएशन का इजी क्वेश्चन आएगा कि डिफिकल्ट आएगा, तो ये सब आप मत डिसाइड करना। प्रिपरेशन के टाइम पे चेक ऑल पॉसिबिलिटी, सॉल्व ऑल द क्वेश्चन दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू। जुलाई नवंबर ये हमारा जो हायर डिफिकल्टी लेवल के जो सेट्स हैं उनको क्रैक करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जो उसमें अपने मॉक्स हो गए, राइट, या PYQs हो गए, एक्चुअल कैट के क्वेश्चन, एक्चुअल जैट के क्वेश्चन, और वहां पे इंप्रूवमेंट करते रहे, और वहां पे फिर आइडेंटिफाई करें कि वो जो हमने लिस्ट ऑफ टॉपिक बनाया था ना, कौन सा वाला था, ये वाला लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, यहां से आइडेंटिफाई करते जाएं कि कौन सा मैं कंफर्टेबल हो गया हूं, कितने में मुझे क्या क्या काम करना है, ये वाला, इसकी बात कर रहा था मैं, कि इसको चेक करते रहें कि ना विच ऑल टॉपिक्स आई एम येट टू डू सम वर्क, किसमें अच्छा हो गया है, ठीक है। चलिए, तो ये काम यहां पे, राइट, ओके। अगला स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कवर। अब देखो, टॉपिक्स तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो कई बार अपीयर हुए हैं, या जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयरेंस जो है वो ज्यादा होती है, लाइक क्वांट बेस्ड पजल, जैसे हमने बोला था कि भाई टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क पे रिलेटेड क्वेश्चंस, गेम्स एंड टूर्नामेंट, ये बार बार बड़े फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक और एरिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस बार बार अपीयर होते हैं, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, अब उस चार्ट्स में भी लाइन ग्राफ इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अभी जैसे कैट 24 में आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, लाइन ग्राफ तो नहीं था, बट उन्होंने क्या दिया था, पॉइंट्स दे दिए थे, मतलब अगर उस पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए होते तो वो लाइन बन जाता, लेकिन लाइन बना के नहीं दिया था। व्हाट दे चालाकी दे डिड कि एक पॉइंट ऐसे 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 करके दे दिया, और इसके चारों बाजू ना ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े सर्कल्स बना दिए, ठीक है। यानी अगर आप इसको ज्वाइन कर देते तो बनेगा लाइन ग्राफ ही, तो ये लाइन ग्राफ का ही छोटा बच्चा हो गया, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। तो बेसिकली बात वही आएगी बार बार कि आप प्रैक्टिस करते रहो, कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा। कोई नौटंकी, कोई ड्रामा नहीं, सिंपल सा सिचुएशन है। आज से, अभी से 2 सेट्स पर डे, 2 सेट्स पर डे बॉस। अगर ये कर दिया ना 300 दिन, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा, ठीक है। बीच बीच में ये चेक करते रहो कि एम आई कवरिंग एवरी टॉपिक, ये नहीं भूल जाना, कवरिंग एवरी टॉपिक। ऐसा नहीं कि लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन इजी हो गए मेरे लिए तो वही करते जा रहे हैं 2 सेट 50 दिन तक, नहीं, ऐसा नहीं। 10-15 सेट कर लिया, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, उसके 10-15 सेट कर लिया, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इजी लेवल हो गया, गो टू द PYQs हो गए, गो टू द एक्चुअल मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट के क्वेश्चन कई बार एक्चुअल PYQ से भी डिफिकल्ट होता है, ठीक। अब हाउ मच शुड आई स्कोर, सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है, सबको जानना है क्या, और ऑलरेडी सारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। ध्यान से देखो, 2022 में 30 मार्क्स का स्कोर करना जरूरी था, उसके लिए 2 सेट्स करने जरूरी थे, एंड दिस वाज मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, ये बोला गया था, ठीक। 2023 डिफिकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इन द हिस्ट्री ऑफ कैट, ये बोला गया है, ठीक। डिफिकल्ट पेपर, 28 मार्क यानी 9 क्वेश्चंस, 9 to 10 क्वेश्चंस, उसके लिए ऑलमोस्ट 2 सेट करने की जरूरत थी। 2024 में लुक एट द डिफरेंस, 28 मार्क्स से सीधा 38 मार्क्स, ऑलमोस्ट 30% का जंप है, 38% का जंप है, ऑलमोस्ट 3 सेट, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे थे, 4 के 3 सेट और 5 के 2 सेट थे, 5 सेट थे, कम से कम 3 सेट करोगे तब जाके आप 12-13 क्वेश्चंस कर पाओगे, बिकॉज एक क्वेश्चन 3 मार्क का था। सो 12-13 क्वेश्चंस करने के लिए आपको कम से कम 3 सेट तो करने ही पड़ेंगे। हाँ, अब वो 3 सेट कई बार होते नहीं है, तो क्या करना है, उसमें भी सेट्स पहले सारे पढ़ने हैं,
उसमें से 2 सेट पूरा करने की कोशिश करनी है और बाकी के 3 सेट्स में से 2 सेट्स होल ट्राई करने की अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। बाकी के 3 सेट में से एक या दो क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है ताकि आपका टोटल नंबर जो हो वो 12 से 13 क्वेश्चन तक पहुंच जाए। ठीक है, राइट। एंड दिस ऑल्सो शोज दिस वॉज काइंड ऑफ ईजी एंड मॉडरेट। ओके, सो दिस शोज वेरी क्लियरली द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द पेपर। आपको जो चीज काम लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपका पेशेंस है बॉस, ओनली योर पेशेंस, and that's the truth. Okay, patience combined with volume combined with variety, okay, and repetition. The most important part, just repeat what you are doing every time so that you can retain it. ये मैं 5वीं या 6ठी बार बोल रहा हूँ। In the last 12-13 minutes I have spoken at least 5-6 times about this repetition part. हमने एक और चीज की है, मैं आपको बताता हूं, जैसे LRDI इंसेप्शन वाला। ये LRDI इंसेप्शन इतना खूबसूरत बन गया, इसमें करीब 50 सेट्स हैं, नहीं 50 सेट्स ही हैं इस बार जो हमने डाले थे। वेरी ब्यूटीफुल सेट्स एंड एक्सप्लेनेशन, वीडियो एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हो कुछ फोटोज डाली है उसकी। वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑफ दीज सेट्स इन इटसेल्फ इज अ क्लास, इज अ सेशन। क्लास मतलब क्लासरूम सेशन जैसे होता है कि एक छोटा सा भी सेट है तो उसके हर एस्पेक्ट को कवर किया गया, 40-40 मिनट, 1-1 घंटे का डिस्कशन किया गया ताकि आपको ये समझ में आए कि क्या क्या सोचना है, क्या क्या नहीं सोचना है। तो एक तरह से वो पढ़ाई की टीचिंग सेशंस की तरह दिखाई देते हैं। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम और ऐड कर रहे हैं और 50 सेट मिनिमम ऐड करेंगे, लेकिन इसमें हम इस बार क्या करेंगे, डिफिकल्ट सेट तो हो गए, डिफिकल्ट वाले हो गए, तो अभी क्या करेंगे, इसमें एक ब्रिज गैप करने की, गैप जो है उसको ब्रिजिंग करने की कोशिश करेंगे कि इस बार हम थोड़ा उसमें ईजी और थोड़े बेसिक्स, ठीक है ना, और मॉडरेट, ये इस तरह के कुछ 15-15, 20-20 सेट्स और डाल देंगे। ठीक है, क्लास के सेशंस में जो हम कर रहे हैं उसके अलावा है ये। ठीक, तो ये 50 सेट जब बच्चा करेगा तो एक एक करके उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग का इंप्रूवमेंट मेजरेबल बन जाएगा, है ना। द इश्यू इज हमें पता कैसे चलेगा कि हम कहां तक हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है ये आपको बता पाएगा कि अब अगर आप इसमें से 25वें तक पहुंच गए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, 40वें तक पहुंच गए तो पूरा कर लिया, तो या उसके बाद आप इसमें पहुंच गए, उसमें एक एक करके आप करते जा रहे हो, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आप मेजर कर पाओगे कि आपके अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है। ठीक है, सो बेसिकली हमारा कहने का मतलब यह है कि आप ईमानदारी से अपना काम करिए, फालतू बेकार की चीजों में टाइम वेस्ट ना करें। राइट, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ एक है, मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। 4 लाख बच्चे एग्जाम देंगे यार। मैंने इस साल 3-3.25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, कुछ 3 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। अगले साल मान लो 4 लाख बच्चे एग्जाम भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, उसमें से कुछ 5-6-8 हजार, चलो जितना भी है, 1% 2% का रिजल्ट आएगा सिलेक्शन ना, फाइनल रिजल्ट। द रेशियो इज इनसेन, राइट। सो इफ देयर इज 98% विल फेल, ठीक है ना। तो अगर रेशियो इंसेन है तो उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो भी तबाही वाली करनी पड़ेगी। अगर आप उसको करने के लिए तैयार हैं तो उसका जो सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल प्रोसेस हो सकता है वो प्रोसेस हमने डिजाइन कर रखा है, जिसकी वजह से इस बार हमारे कुछ 500 से ज्यादा 99.99 परसेंटाइलर्स आए हैं। लास्ट ईयर हमारे 200 के आसपास थे, 200 से थोड़े ज्यादा थे। इस बार 500 से ज्यादा बच्चों ने 99+ परसेंटाइल लाया है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 1-1, 2-2 मार्क्स से रह गए। मेरा पर्सनल एजेंडा है, मेरा पर्सनल टारगेट है कि इस बार कम से कम 1000 बच्चों का परसेंटाइल 99 से ऊपर आए। हालांकि वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री हो जाएगा, बट दैट्स ओके, दैट्स पॉसिबल। इज इट पॉसिबल? यस। How is it possible? It is possible with a continuous work, with a proper guided work and no nonsense work. I mean, अगले 1 साल तक आप कोई पार्टी नहीं कर सकते, ठीक है, किसी फंक्शन में नहीं जा सकते, सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। करने को तैयार हो तो मैं काम कराने के लिए तैयार हूं। एंड परहैप्स आई एम ऑल्सो नोन फॉर दिस, नो नॉनसेंस, ओनली सीधी बात, नो बकवास। अगर आप रियली इस तरीके से काम करोगे तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।